आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट की साइकोमेट्रिक्स प्रॉपर्टीज़। पहले हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और आज हम पढ़ रहे हैं वैलिडिटी। वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह उस गुण या क्षमता का मापन करता है जिसके मापने के लिए उसे बनाया गया है। अर्थात वैधता से तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई टेस्ट बनाया इंटेलिजेंट टेस्ट को, यानी बुद्धि को मेज़रमेंट करने के लिए, तो वो टेस्ट सिर्फ बुद्धि को मेज़रमेंट करे और किसी गुण या क्षमता का मापन ना करता हो। अगर वो किसी और या गुण का क्षमता या विशेषता का मापन करता है तो उस टेस्ट या परीक्षण वैध नहीं होगा। ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कंसर्न व्हाट द टेस्ट मेजर एंड हाउ विल इट डू सो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो परीक्षण बनाया गया है वो ठीक उसी क्षमता का सही मापन कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी टेस्ट का डेवलप कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो एक बाह्य कसौटी का निर्धारण करता है या चयन करता है। बाह्य कसौटी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल क्राइटेरिया। ठीक है। एक्सटर्नल क्राइटेरिया हम वो लेते हैं जो ठीक उसी गुण या क्षमता का मापन कर रहा है जिस गुण या क्षमता को मापने के लिए आप कोई टेस्ट बना रहे हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण बनाया है तो हम बाह्य क्राइटेरिया में कोई ऐसा बुद्धि परीक्षण लेंगे जो बुद्धि का मापन करता हो और पहले से इस्टेब्लिश हो, वो वैलिड और विश्वसनीय टेस्ट हो, तो वो हमारी बाह्य कसौटी हो जाएगी। और जो हमने टेस्ट डेवलप किया है उस टेस्ट से हम जो बाह्य कसौटी हम ले रहे हैं, बाह्य कसौटी में जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं जो सेम विशेषताओं का मापन कर रहा है, तो उस बाह्य कसौटी के साथ हम जो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उसके बीच में कोरिलेशन निकालते हैं। अगर कोरिलेशन आता है 0.60 से ऊपर तो हम मानते हैं कि जो वर्तमान में जो भी परीक्षण डेवलप किया जा रहा है बुद्धि को मेजर करने के लिए वो उसी कंस्ट्रक्ट को या उसी गुण या क्षमता को माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है, क्योंकि उसका बाह्य कसौटी के साथ कोरिलेशन उत्तम आया है। ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि कोई भी परीक्षण जो बनाया जा रहा है वो ठीक उसी गुण या मापन कर रहा है कि नहीं जिसके लिए उसे बनाया जा रहा है। द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ द कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट विथ एन एक्सटर्नल क्राइटेरिया। ओके। हम पढ़ेंगे कि क्या एक वैध परीक्षण हमेशा एक वैध परीक्षण है। इन अ वैलिड टेस्ट ऑलवेज अ वैलिड मेजर, कि एक परीक्षण अगर वैलिड हो जाता है तो क्या वो हमेशा ही वैलिड माना जाता है। ये नहीं होता है, क्योंकि कोई परीक्षण वैलिड है या नहीं है ये उपयोग के आधार पे हम कहते हैं कि ये टेस्ट वैलिड है और दूसरा टेस्ट वैलिड नहीं है। अगर हमें बुद्धि का मापन करना है तो हमें बुद्धि का टेस्ट लगाना होगा, परीक्षण लगाना होगा, ना कि व्यक्तित्व का। तो उस समय जो बुद्धि परीक्षण है वो वैलिड होगा, लेकिन उस कंडीशंस में व्यक्तित्व परीक्षण इनवैलिड होगा। ठीक है। तो उपयोग के आधार पे हम किसी भी टेस्ट को वैलिड और इनवैलिड कह सकते हैं। वैलिडिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके द्वारा मापे जाने वाले संप्रत्यय को किस ढंग से परिभाषित किया गया। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। अगर आप जिस संप्रत्यय का मापन कर रहे हैं, मान लीजिए अभी जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इंटेलिजेंट का, तो मान लीजिए हम इंटेलिजेंट का मापन करना चाहते हैं लेकिन इंटेलिजेंट के कॉन्सेप्ट को हमने संप्रत्यय को सही से डिफ़ाइन नहीं किया है, सही से परिभाषित नहीं किया है। तो जब हम किसी चीज़ को सही से परिभाषित नहीं करते हैं तो हम उसको मापेंगे कैसे। ठीक है। तो वैलिडिटी इस बात पर निर्भर करती है कि जिस भी संप्रत्यय का, जिस भी गुण या क्षमता का आप मापन करना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आप परिभाषित कर सकें ताकि उसका मापन आसान हो सके। अगर आप मापन को मापना चाहते हैं किसी भी कंस्ट्रक्ट को, किसी भी संप्रत्यय को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो उसको आपको अच्छे से परिभाषित करना होगा ताकि आप उसको वैलिड तरीके से मेज़र कर सकें। कोई परीक्षण एक कॉन्टेक्स्ट में एक सैंपल के लिए वैलिड हो सकता है, परंतु वही परीक्षण दूसरे कॉन्टेक्स्ट में सैंपल के लिए वैलिड नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे एक परीक्षण जो हमने बनाया वो एक कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है, एक सैंपल के लिए वैलिड है, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे सैंपल के लिए वैलिड नहीं है। जैसे अगर हमने टेस्ट बनाया बुद्धि परीक्षण लेकिन वो सिर्फ बच्चों के लिए है, तो वो बच्चों के सैंपल के लिए तो वैलिड है लेकिन एडल्ट सैंपल के लिए वो वैलिड नहीं है।
तो जो टेस्ट है वो उपयोग के आधार पे ही डिसाइड किया जाता है कि वो वैलिड है या नहीं है, और इस पर निर्भर करता है कि किसी भी जिस कॉन्सेप्ट को आप मेज़र करना चाहते हैं, जिस चर या वेरिएबल को आप मेज़र करना चाहते हैं, उसको आपने कितने अच्छे तरीके से परिभाषित किया। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। हम 3 तरह के टाइप्स पढ़ते हैं वैलिडिटी में। एक पढ़ते हैं कंटेंट वैलिडिटी, दूसरा है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, और तीसरा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी को हम बोलते हैं अंतः विषय वैधता। अंतः विषय वैधता का संबंध जो होता है वो अंतः विषयी या परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले गुण या क्षेत्र की सुसंगति से होता है। अंतः विषय वैधता की परिभाषा इस प्रकार दी है। गेन के अनुसार एक संभावित क्षेत्र को जिस सीमा तक एक परीक्षण मापता है वही उसका अंतः विषयी वैधता कहलाता है। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। करनी परीक्षण के अंदर जो आइटम्स हैं, ठीक है, वो कितने अच्छे से रेलेवेंट तरीके से अपने गुण और विशेषता का मापन कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंटेलिजेंट टेस्ट हमने बनाया है तो उस इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर जो भी कंटेंट है बुद्धि को मापने के लिए, ठीक है, जो बुद्धि को परिभाषित कर रहा है कि अगर इस तरह के आइटम्स रखेंगे तो जिससे हम बच्चे की बुद्धि को माप सकते हैं, तो उस परीक्षण के अंदर का कंटेंट अंतः विषय मतलब कि जो भी विषय है उससे संबंधित अगर कितनी सुसंगति है, अगर रेलेवेंस अधिक है, यानी कि जिस टॉपिक को आप माप रहे हैं उससे संबंधित परीक्षण में जो आइटम है वो रेलेवेंस है, तो आपकी कंटेंट वैलिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जो कंटेंट वैलिडिटी होती है उसके लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। एक पहला होता है आइटम वैलिडिटी, दूसरा होता है सैम्पलिंग वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी से यह पता चलता है कि परीक्षण के एकांश मतलब आइटम्स उस क्षेत्र के गुणों या व्यवहार का सही मापन कर रहे हैं या नहीं, इसे हम आइटम वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप कंटेंट वैलिडिटी से अपनी वैलिडिटी निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उस परीक्षण में जो भी परीक्षण आप निर्माण कर रहे हैं तो उस परीक्षण में आइटम्स होते हैं, तो वो आइटम्स जो पर्टिकुलर जो आपने आइटम्स रखे हैं वो आइटम उसी गुण या क्षमता को माप रहे हैं या नहीं। आप बना रहे हैं इंटेलिजेंट टेस्ट लेकिन आपने आइटम रख लिया है समायोजन से संबंधित, ठीक है, तो आइटम भी कैसे हैं जो इंटेलिजेंट टेस्ट को नहीं मेज़र कर रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा टेस्ट। तो अगर आइटम वैलिडिटी मतलब जो आइटम आप परीक्षण में रख रहे हैं वो उसी गुण या क्षमता को मापना वाला होना चाहिए, तभी हम उस परीक्षण को वैलिड कहेंगे, तो उसमें हम आइटम वैलिडिटी ज़्यादा होगी। दूसरा होता है सैम्पलिंग वैलिडिटी। सैम्पलिंग वैलिडिटी से मतलब ये है कि आप कितने ठीक ढंग से परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले क्षेत्र का सैम्पलिंग कर रहे हैं। सैम्पलिंग मीन्स कि अगर आपने इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया है तो इंटेलिजेंट जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आपने बुद्धि के कौन कौन से क्षेत्र से आइटम्स की सैम्पलिंग की है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने इंटेलिजेंट टेस्ट लिया है और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस परीक्षण के अंदर जो आइटम्स हैं वो ठीक से रेलेवेंस होने चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके कि वो इंटेलिजेंट रिलेटेड आइटम्स होने चाहिए। प्लस कि आइटम्स की सैम्पलिंग कैसी की जाएगी, ये पहलुओं का मापन आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उन पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट की आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं, जिसका आप परीक्षण का निर्माण करना जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप परीक्षण डेवलप करने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के आप विभिन्न पहलुओं का चयन करते हैं कि कौन सा पहलू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड आइटम्स आप परीक्षण में रखेंगे। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा पहलू इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहलू इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे आइटम रखा जाए क्वेश्चन में, किससे नहीं रखा जाए। तो इसके लिए दो तरह से हम तरीके यूज़ करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट जजमेंट और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट जजमेंट का मतलब ये है कि आप उस एरिया के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बहुत सा, मान लीजिए आप इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो जिन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट ऑलरेडी डेवलप किए हैं, जो उस एरिया में प्रख्यात हैं, उनको महारत हासिल है, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चनर
डेवलप करते समय हमें पर्टिकुलर कौन कौन से उस मतलब इंटेलिजेंट, अगर आप परीक्षण बना रहे हैं तो इंटेलिजेंट के कौन कौन से पहलुओं से संबंधित आइटम्स आप अपने परीक्षण में रखें। तो इससे हम एक्सपर्ट से ले सकते हैं। दूसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक लगाकर कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आइटम्स हम परीक्षण में रख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कंटेंट वैलिडिटी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, वो कॉन्सेप्ट है फेस वैलिडिटी, जिसे हम कहते हैं आमुख वैधता या प्रत्यक्ष वैधता। इसका कोई स्टैटिस्टिकल या बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडिटी ये नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष वैधता से तात्पर्य इस बात से नहीं होता है कि परीक्षण क्या माप रहा है, बल्कि इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापते दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब कोई परीक्षण एक सरसरी निगाह से देखने पर वैध मालूम पड़ता है तो उसे हम फेस वैलिडिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है तो वो कोई परीक्षण लेगा, तो इंटेलिजेंट का परीक्षण है, तो वो बस सरसरी निगाह से देखेगा और बता देगा कि ये जो टेस्ट है ये बुद्धि को मेजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमने सरसरी निगाह में देखा तो 2-4 आइटम हमें दिखाई दिए जो हमको लगा कि बुद्धि परीक्षण का मापन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखाई देता है परीक्षण मापते हुए, उसको देखता है, ना कि वो परीक्षण एक्चुअली क्या माप रहा है इससे संबंधित होता है। दिखाई देना और एक्चुअली मापना, इसमें यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पे हमें कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी में अंतर करना पड़ता है। अब जो दूसरा हमारा वैलिडिटी है वो टाइप्स है, वो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। कसौटी संबंधी वैधता, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस तरह की वैधता ज्ञात करने में परीक्षण को किसी बाह्य कसौटी के साथ संबंधित किया जाता है। यह संबंध जितना ही अधिक होगा, परीक्षण की वैधता उतनी ही अधिक समझी जाएगी। ठीक, आपने इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप किया तो उसकी वैधता के लिए आप कोई एक्सटर्नल क्राइटेरिया ले लीजिए। एक्सटर्नल क्राइटेरिया में वो पहले से कोई डेवलप इंटेलिजेंट टेस्ट ले लीजिए और उसको सेम सैंपल पर एडमिनिस्टर करिए, और फिर दोनों के जब स्कोर आ जाते हैं, किसका, बाह्य कसौटी का जो आपने एक्सटर्नल टेस्ट लिया हुआ है, जो भी इंटेलिजेंट टेस्ट को मेजर कर रहा है, और जो आपने खुद डेवलप किया है। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच में कोरिलेशन देख लीजिए। अगर कोरिलेशन अच्छा है, ज़्यादा है, 0.6 से ऊपर है, 7 है, 8 है, तो इट मीन्स कि आपका जो परीक्षण है वो भी वैलिड है, वो भी सेम गुण या क्षमता को मेजर कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, अब क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, ये 2 प्रकार की है। एक है कंकरेंट वैलिडिटी, दूसरा है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। जो कंकरेंट वैलिडिटी है उससे तात्पर्य यह है कि जो परीक्षण किसी वर्तमान कसौटी के साथ संबंधित करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि आपने कोई परीक्षण बनाया तो वर्तमान में जो परीक्षण है उसके साथ उसको संबंधित करना है। इट इज़ द डिग्री टू विच द स्कोर ऑफ द टेस्ट आर रिलेटेड टू द स्कोर ऑफ अदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट द सेम टाइम और द सेम अदर वैलिड क्राइटेरिया अवेलेबल एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि वर्तमान में ही दोनों क्राइटेरिया मौजूद हैं, जो आपने टेस्ट डेवलप किया है वो भी, और जिस आप बाह्य कसौटी को ले रहे हैं वो भी वर्तमान में आपके सामने उपस्थित है। और आपने दोनों ही अपने द्वारा बनाए गए परीक्षण को और जो आपने कसौटी के लिए जो दूसरा परीक्षण लिया है, जो पहले से इस्टेब्लिश परीक्षण है, उन दोनों को आपको सेम सैंपल पर दोनों परीक्षण को एडमिनिस्टर करना है, और दोनों परीक्षण के जो स्कोर आते हैं उनके बीच में आपको सहसंबंध निकाल लेना है, और उस आधार पे आपको कंकरेंट वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो कंकरेंट वैलिडिटी है वो वर्तमान कसौटी के साथ संबंधित किया जाता है, यानी वो कसौटी हम लेते हैं जो वर्तमान में हमारे पास उपस्थित होती है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कि कंकरेंट वैलिडिटी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट का निर्माण कर रहा है तो वह उसकी वैधता ज्ञात करने के लिए पहले से कोई ऐसा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को ले सकता है जिसकी वैधता तथा विश्वसनीयता संपूर्ण रूप से संतोषजनक हो। इन दोनों परीक्षणों को एक ही समय में एक ही सैंपल पर एडमिनिस्टर करके वह इन दोनों के बीच संबंध ज्ञात कर सकता है। इस तरह का संबंध कंकरेंट वैलिडिटी कोफिशिएंट कहलाता है, यानी कि वर्तमान में यही आप दोनों ही परीक्षण को आप सैंपल पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उन दोनों के स्कोर को आपस में कोरिलेशन निकाल के आप कंकरेंट वैलिडिटी देख रहे हैं। अब कंकरेंट वैलिडिटी को हम 2 तरह से
ज्ञात कर सकते हैं। वह पहला है बाय कंप्यूटिंग कोरिलेशन और दूसरा है बाय कंप्यूटिंग डिस्क्रिमिनेशन। बाय कंप्यूटिंग कोरिलेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें अभी जैसे मैंने बताया कि हम एक टेस्ट को हमने डेवलप किया है जिसकी मुझे वैलिडिटी देखनी है, दूसरा हमने बाय क्राइटेरिया ले लिया। बाय क्राइटेरिया में सेम वही लेंगे जैसे हमने बुद्धि टेस्ट मेज़र करने के लिए परीक्षण बनाया है, तो बाय क्राइटेरिया में बुद्धि ही संबंधित जो पहले से इस्टेब्लिश टेस्ट है उसको लेके और उनको हम एक ही सैंपल पे एडमिनिस्टर करके उनके बीच का कोरिलेशन निकाल लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बाय कंप्यूटिंग कोरिलेशन, जिसके बेस पे हम कंकरेंट वैलिडिटी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है बाय कंप्यूटिंग डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो जो कंकरेंट वैलिडिटी में हम डिस्क्रिमिनेशन मेथड द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी परिस्थिति में परीक्षण प्राप्तांकों का प्रयोग परीक्षण के उस समूह जिसमें मापे जाने वाले गुण की अधिकता तथा व्यक्तियों के उस समूह जिसमें मापे जाने वाले गुण की कमी होती है उसमें विभेदन करने के लिए किया जाता है। यदि परीक्षण प्राप्तांक इस तरह का विभेदन करने में सक्षम होता है तो समझा जाता है कि उसमें कंकरेंट वैलिडिटी है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मेंटल एडजस्टमेंट टेस्ट बनाया, ठीक है, तो उसका जो प्राप्तांक है मेंटल एडजस्टमेंट टेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट को मेज़र कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर कंकरेंट वैलिडिटी है या नहीं इसको देखने के लिए आप डिस्क्रिमिनेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर एडजस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर आपका मेंटल एडजस्टमेंट टेस्ट जिसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा है उसमें और जिसमें एडजस्टमेंट कम है, मतलब उन व्यक्तियों में जिसमें समायोजन की मात्रा अधिक है और दूसरा व्यक्ति कौन है जिसमें समायोजन की मात्रा कम है, यानी कुसमायोजित व्यक्तियों में अंतर करने में सक्षम है, तो उस परीक्षण में कंकरेंट वैलिडिटी उपस्थित होगी। तो जब कोई भी परीक्षण डिस्क्रिमिनेट करने में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता होती है, यानी कि उस परीक्षण द्वारा हम दो समूह के बीच में अंतर कर सकते हैं, ठीक है, समायोजन ग्रुप और कुसमायोजित ग्रुप, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन क्वेश्चनायर यूज़ किया है तो वो भी क्या कर रहा है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन पर्सनालिटी ढूंढ रहा है, ठीक है, दो ग्रुप में अंतर कर पा रहा है कि इसके अंदर इंट्रोवर्ट है विशेषताएं और दूसरे में एक्सट्रोवर्ट विशेषताएं। तो अगर इस तरह की क्षमता है किसी परीक्षा में डिस्क्रिमिनेट करने की, तो उसमें भी हम इस मेथड द्वारा, डिस्क्रिमिनेट मेथड द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि अगर परीक्षण डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है दो समूह में, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कंकरेंट वैलिडिटी है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ये क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार हमने पढ़ा कंकरेंट वैलिडिटी, जिसमें आपने पढ़ा कि वर्तमान कसौटी के साथ परीक्षण को कोरिलेट किया जाता है, लेकिन भविष्यवाची वैधता में परीक्षण को किसी ऐसी कसौटी के साथ संबंधित किया जाता है जो वर्तमान में उपलब्ध न होकर भविष्य में या कुछ समय बाद उपलब्ध होता है। यानी कि कंकरेंट वैलिडिटी में आप वर्तमान में ही उपस्थित किसी क्राइटेरिया के साथ उसको कोरिलेट करते हैं, लेकिन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में जो परीक्षण होता है उसको हम वर्तमान में जो कसौटी है, यानी जो भी क्राइटेरिया आप ले रहे हैं वो वर्तमान में उपस्थित नहीं है बल्कि भविष्य में उपस्थित है और या कुछ समय बाद उपलब्ध होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बच्चे का इंटरेस्ट टेस्ट मेज़र किया और इंटरेस्ट में देखा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो आर्ट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो आर्टिस्टिक उसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपने उसके इंटरेस्ट टेस्ट के बेस पे प्रेडिक्शन क्या किया कि भविष्य में अगर ये पेंटिंग वगैरह में अपना करियर बनाएगा, आर्ट में करियर बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा करियर बना सकता है। तो यहाँ पे आपने वैलिड प्रेडिक्शन किया है कि नहीं, ये कब पता चलेगा, जब भविष्य में बच्चे उसी तरह का आर्टिस्टिक एबिलिटी डेवलप हो, भविष्य में वो कोई करियर इसमें डेवलप करता है आर्टिस्टिक एबिलिटी में, ठीक है, तब जाके जो वैलिडिटी है वो कंफर्म होगी जो आपने किया था, ठीक है, उस टेस्ट की वैलिडिटी कंफर्म होगी। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी वही वैलिडिटी है जिसमें हम एक ऐसी कसौटी लेते हैं जो वर्तमान में उपस्थित न होकर भविष्य में उपस्थित होती है। इस तरह की भविष्यवाची वैधता द्वारा एक तरह से यह पता चलता है कि परीक्षण कहाँ तक भविष्य में होने वाले किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस के बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा हम परीक्षण के प्रेडिक्शन संबंधित क्षमता का भी मापन करते हैं।
अब लास्ट आता है वैलिडिटी का तीसरा प्रकार, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को कई नामों से जानते हैं, फैक्टोरियल वैलिडिटी, ट्रेड वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी तब हम यूज़ करते हैं जब स्टार्टिंग के दो वैलिडिटी यानी कि क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तब हम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यूज़ करते हैं। ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो बाकी दो जो मेथड है वैलिडिटी के, कंटेंट वैलिडिटी और क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी से काफ़ी जटिल होता है, इसलिए हम इसको कम यूज़ किए, ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। गे ने इसको अपने शब्दों में परिभाषित किया है कि जिस सीमा तक परीक्षण किसी प्रस्तावित काल्पनिक संरचना का मापन करता है उसे उस परीक्षण का संरचना वैधता या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहा जाता है। कंस्ट्रक्ट जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बुद्धि है, क्रिएटिविटी है, एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है, ये सब क्या है, ये कंस्ट्रक्ट हैं। ये और ऐसे कंस्ट्रक्ट हैं जो काल्पनिक हैं, जो ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सुन या स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उसके दो सब टाइप्स हैं, पहला है कन्वर्जन वैलिडिटी और दूसरा है डिवर्जन वैलिडिटी। जब कोई परीक्षण अपने प्रत्याशित चरों या एकांशों के साथ संबंधित होता है तो उसे हम कन्वर्जन वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि परीक्षण जो हमने बनाया गया है वो परीक्षण अपने जो आइटम्स हैं उसके साथ कोरिलेट हो रहा है, ठीक है, अगर कोरिलेट हो रहा है तो उसे हम कन्वर्जन वैलिडिटी कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब कोई परीक्षण जो है वो अपने एक आइटम्स के साथ कोरिलेट हो रहा है जिसके साथ उसे कोरिलेट होना है तो उसे हम कन्वर्जन करेंगे, लेकिन वो परीक्षण उन एकांशों के, उन आइटम्स के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा है जिससे वो कोरिलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम डिवर्जन वैलिडिटी कहेंगे। तो इस प्रकार से जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो कन्वर्जन वैलिडिटी और डिवर्जन वैलिडिटी दो तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम कन्वर्जन या डिवर्जन वैलिडिटी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।